नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस वीडियो में सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे और वो भी थ्योरी के साथ, और सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले हम लोग सूर्य के बारे में पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में, तो आज हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब आइए हम ग्रहों के बारे में जानते हैं कि ग्रह क्या होते हैं। तो देखिए, वैसे पिंड जो सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो उसको हम लोग ग्रह कहते हैं। देखिए, ग्रह का परिभाषा यही एक नहीं है, बहुत सारे ग्रह की परिभाषा है जिसको हम आगे जानेंगे वीडियो में। फिलहाल आप इतना समझिए कि सौरमंडल में वैसा पिंड जो सूर्य का या फिर किसी अन्य तारों के चारों ओर घूमता है यानी परिक्रमा करता है, तो उसी को हम लोग ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अर्थात वो प्रकाशहीन होते हैं। कोई भी ग्रह हो वह प्रकाशहीन होता है और वह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है प्रकाश को, और उसके बाद वह चमकता है। ठीक है। कोई भी ग्रह है या फिर पिंड है सौरमंडल में तो वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। वर्तमान समय में हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि 9 ग्रह था, लेकिन एक ग्रह को हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। उसका कारण भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कुल 8 ग्रह हैं। और इसमें जो है खास बात यह है कि आप जो है इसको लाइनिंग से याद रखिएगा। जैसा है ठीक उसी प्रकार आपको याद रखना है, ताकि जो भी मैं आपको ट्रिक बताऊं उसको आप आसानी से समझ सकें, और इसी पर आधारित है। अगर आप लाइनिंग से याद रखते हैं तो आपको कोई भी ट्रिक बताया जाएगा तो वो जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा सभी पॉइंट्स। ठीक है। अब देखिए, जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं वो सभी के सभी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं वो सभी के सभी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण ग्रह, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी घड़ी की सुई के दिशा में। यानी सभी ग्रहों के विपरीत ये घूमते हैं। देखिए, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से 6 ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण ग्रह, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं घड़ी की सुई के दिशा में। इस वजह से ये दोनों ग्रह जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन दोनों को याद रखना भी आसान है। यदि आप इन सभी ग्रहों को लाइनिंग से याद रखिएगा तो देखिएगा कि शुरू से 2 नंबर और लास्ट से 2 नंबर जो ग्रह है वह 2 ग्रह सभी ग्रहों के विपरीत घूमते हैं। यानी शुरू से 2 नंबर पर कौन है? शुक्र है, और लास्ट से 2 नंबर पर कौन है? अरुण है। तो शुक्र और अरुण ग्रह जो है सभी ग्रहों के विपरीत घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कि मंगल और बृहस्पति ग्रह जो है, इन दोनों के बीच छोटे छोटे पिंडों का बेल्ट होता है। छोटे छोटे पिंड यानी चट्टानों का क्या होता है? बेल्ट होता है, जिसको क्षुद्र ग्रह की पेटी या फिर एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं कि ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है छोटे छोटे पिंडों का बेल्ट है, लाइनिंग है, जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट या फिर क्षुद्र ग्रह की पेटी कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि क्षुद्र ग्रह की पेटी किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो देखिए, सूर्य का सबसे नजदीक जो है वह है बुध ग्रह, उससे थोड़ा दूर है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। तो देखिए, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा वरुण ग्रह। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति ग्रह, उसके बाद है शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी। पृथ्वी जो है ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है।
सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद शुक्र, मंगल और सबसे लास्ट में है बुध। यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह। ठीक है, बुध में आप ध्यान रखिएगा कि ये सौरमंडल का सबसे छोटा भी है और सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह भी है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो हमेशा अपने माँ के पास ही होता है। छोटा बच्चा कोई भी हो वो अब हमेशा कहाँ रहेगा, अपने माँ के पास। तो बुध जो है ये सबसे छोटा ग्रह है और हमेशा कहाँ रहता है, सूर्य के पास, यानी सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह और सबसे सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह तो बुध ही ग्रह है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं ग्रहों का प्रकार। देखिए, ग्रहों के प्रकार से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। तो हम देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का प्रकार। तो ये जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक ग्रह और एक होता है बाह्य ग्रह, यानी इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। तो देखिए, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। देखिए, ये जो है सूर्य के समीप जो भी ग्रह हैं उसको हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादातर देखिए कि चार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यही चार ग्रह जो हैं सूर्य के समीप हैं, तो इनको जो है आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस वजह से मैंने आपको बोला था कि जितने भी ग्रह हैं सभी को आप लाइनिंग से याद रखिएगा तो आपको आसानी होगा सभी चीज़ों को समझने में। ठीक है, उसके बाद बाह्य ग्रह है, तो जो सूर्य से दूर स्थित ग्रह हैं उनको हम लोग बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इन चार ग्रहों के बाद जो चार ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको जो है बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का प्रकार। तो देखिए, ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पार्थिव ग्रह और दूसरा होता है जोवियन ग्रह। ठीक है, पार्थिव ग्रह जो है ये आकार में छोटा और ठोस होता है। ठोस का मतलब सॉलिड होता है, जैसे में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है कैसी है, ठोस है यानी सॉलिड है। तो इनको जो है पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है जोवियन ग्रह। ये जो है आकार में बड़े एवं तरल होते हैं, तरल यानी गैसीय अवस्था में होते हैं, तो उनको हम लोग जोवियन ग्रह कहते हैं, जैसे में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो इन चारों ग्रहों को जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि सभी ग्रहों को अगर आप लाइनिंग से याद रखते हैं यानी सीक्वेंस में, तो आपको सभी चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप लाइनिंग से याद रखिएगा तो शुरू के जो चार ग्रह हैं उन्हीं को तो हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं और उसी को हम लोग पार्थिव ग्रह के नाम से भी जान रहे हैं। और उसके बाद का जो चार ग्रह है उसी को हम लोग बाह्य ग्रह कह रहे हैं यानी आउटर प्लेनेट, और उसी को हम लोग जोवियन ग्रह के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जाता है। अब आइए हम सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं बुध ग्रह को। देखिए, यह सौरमंडल का सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुध ग्रह जो है ये सूर्य के पास ही है, यानी सबसे निकट है और सबसे छोटा ग्रह भी है बुध ग्रह। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का ध्यान रखिएगा कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और यह सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है, क्योंकि यह सूर्य का एक चक्कर सबसे कम समय 88 दिन में ही लगाता है। देखिए, ये सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य का एक चक्कर जो है सबसे कम दिन में लगाता है सभी ग्रहों से, 88 दिन में। बाकी आप जितने भी ग्रह पढ़िएगा वो सभी के सभी कई वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं, लेकिन बुध ग्रह जो है ये सबसे छोटा है और छोटा होने के कारण ये बहुत तेजी से घूमता है। इस वजह से ये सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसे अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 58.6 दिन लगते हैं और यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 58 दिन का समय लेता है और सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का समय लेता है। ठीक है, इस ग्रह पर दिन में तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तथा रात में -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस वजह से इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। ध्यान दीजिए कि दिन में इसका तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है 427 डिग्री सेल्सियस, और रात में इसका तापमान बहुत ही कम हो जा रहा है -173
273 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से कहा जाता है कि बुध ग्रह पर कभी भी जीवन संभव नहीं हो सकता। ठीक है, और भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, बुध ग्रह पर वायुमंडल भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, बुध का तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। तापांतर का मतलब होता है तापमान में अंतर को ही तापांतर कहा जाता है। तो जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में सबसे अधिक जो तापांतर है वो बुध ग्रह का है, 600 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18 है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई चीज पृथ्वी पर 18 केजी का है तो उसको बुध ग्रह पर ले जाएंगे तो वो 1 केजी का हो जाएगा, यानी 1 किलो का हो जाएगा। ये इसका मतलब हुआ, क्योंकि पृथ्वी से बहुत छोटा है बुध ग्रह, इस वजह से वजन भी उस पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है पृथ्वी की अपेक्षा। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 3/8 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बुध ग्रह जो है इसका अधिकांश भाग धातु का बना है। किसका बना है? धातु का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि बुध ग्रह का अधिकांश भाग किसका बना हुआ है, तो धातुओं का बना हुआ है। ठीक है, और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इस ग्रह पर नासा द्वारा 30 अप्रैल 2015 को एक अंतरिक्ष यान भेजा गया, और वह अंतरिक्ष यान जो है मानव रहित था, यानी उसमें कोई भी वैज्ञानिक नहीं थे, ना ही कोई मानव था। उसका नाम था मैसेंजर। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? मैसेंजर, जिसको 30 अप्रैल 2015 को नासा द्वारा भेजा गया था बुध ग्रह पर। और जैसे ही ये बुध ग्रह के पास गया मैसेंजर, तो बुध ग्रह से ही टकराकर वहीं पर जल गया, क्योंकि उसका तापमान जो है दिन में बहुत अधिक होता है, इस वजह से मैसेंजर टकरा के जल गया और नष्ट हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपसे यदि प्रश्न पूछे कि मैसेंजर किस ग्रह पर भेजा गया था, तो बुध ग्रह पर भेजा गया था नासा द्वारा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो देखिए, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह। हम आगे जानेंगे कि क्यों चमकीला है। और यह पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पृथ्वी के निकट में सबसे कौन है, तो वह शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। जैसे बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं था, तो ठीक उसी प्रकार शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, यह सूर्य का एक चक्कर 224.7 दिन में लगाता है। शुक्र ग्रह जो है यह सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो लगभग 225 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, और वही अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 243 दिन का समय लगता है। देखिए, शुक्र ग्रह जो है यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 243 दिन का समय लेता है, और वही सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 225 दिन का समय लेता है। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यह 243 दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर रहा है। इसका मतलब यह बहुत धीमा घूमता है। सभी ग्रहों में सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो शुक्र ग्रह हो जाएगा, क्योंकि यह अपने अक्ष पर देखिए कि 243 दिन इसको समय लगता है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, तो यहीं से एक प्रश्न उठता है कि सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह या फिर अपने अक्ष पर सबसे धीमा गति करने वाला ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र ग्रह। ठीक है, यह आकार और द्रव्यमान के दृष्टि से पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह जो है, शुक्र का और पृथ्वी का, इन दोनों का आकार और द्रव्यमान जो है लगभग समान है। इस वजह से शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर भगिनी ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर भगिनी ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि दोनों का आकार और द्रव्यमान जो है लगभग समान है। ठीक है, देखिए, इसका वायुमंडल बहुत अधिक मोटा है तथा यहाँ के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें जो है 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो है गर्मी भी बढ़ने लगती है, जिस वजह से शुक्र ग्रह पर बहुत अधिक गर्मी होता है, बहुत अधिक शुक्र ग्रह जो है गर्म हो जाता है। अतः सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है
है वह शुक्र ग्रह हो जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र ग्रह, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है शुक्र ग्रह के वायुमंडल में। ठीक है, इसका तापमान जो है 462 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र ग्रह का तापमान कितना हो जाता है 462 डिग्री सेल्सियस, सभी ग्रहों से अधिक तापमान, इस वजह से यह सबसे गर्म ग्रह हो जाता है। देखिए, शुक्र ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार या फिर भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शाम के समय पश्चिम दिशा में तथा सुबह के समय पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। इस वजह से इसको पृथ्वी पर शाम का तारा या फिर भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह शाम के समय जो है पश्चिम दिशा में और सुबह में यह पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है शुक्र ग्रह। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम अपना ग्रह यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। आप जानते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं, तो यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, यह सूर्य एवं मंगल ग्रह के बीच में है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पृथ्वी कहाँ पर है, तो सूर्य और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है पृथ्वी। यह आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि आकार के दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। इस वजह से यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, और चंद्रमा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, और जीवन के अनुकूल वातावरण के कारण इसको हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% पानी है, 71% पानी है, इस वजह से इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पानी, समुद्र का पानी जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हरा भरा रहता है, अनुकूल वातावरण है, इसलिए इसको हरित ग्रह के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी की अक्षीय झुकाव कितना है, तो 23.5 डिग्री है। देखिए, अक्षीय झुकाव का मतलब है कि पृथ्वी जहाँ पर है वहीं पर झुकी हुई है। कितना झुकी है, तो 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, तो वही कहा जाता है कि अक्षीय झुकाव। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव हो जाएगा 23.5 डिग्री, इसको ध्यान रखना है। और अक्षीय झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है मतलब ठंडी गर्मी जो आता है वो अक्षीय झुकाव के कारण ही आता है। ठीक है, और पृथ्वी की अगर कक्षीय झुकाव की बात करें तो वह है 66.5 डिग्री। पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री। अब कक्षीय झुकाव का मतलब क्या है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगाती है, तो सूर्य का जब चक्कर लगाती है तो वह झुक कर लगाती है। उस कक्षा में क्या करती है, वो झुक कर लगाती है, तो उसी को हम कहते हैं कक्षीय झुकाव, और वह है 66.5 डिग्री के एंगल पर वो झुकी हुई है। अब आइए हम समझते हैं कि घूर्णन गति या फिर दैनिक गति क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लेती है, यानी लगभग ये कह सकते हैं हम कि 24 घंटा का समय लेती है। उसी को हम लोग घूर्णन गति या फिर दैनिक गति के नाम से जानते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है जहाँ पर है तो वो पृथ्वी अपने ही स्थान पर अगर घूमती है तो उसी को हम लोग घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहते हैं। देखिए, कोई भी गोलाकार चीज हो तो जहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है, घूमना प्रारंभ करता है और घूमकर उसी स्थान पर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि यह एक चक्कर पूरा कर लिया। जहाँ से चलेगा और फिर एक चक्कर घूमकर आ जाएगा उसी स्थान पर, तो हम कहेंगे कि वो एक चक्कर क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो ठीक उसी प्रकार पृथ्वी जो है अपने स्थान पर घूमकर एक चक्कर जब मारती है तो उसी को हम लोग घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, और वह एक चक्कर जो है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में लगाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है। उसी को हम लोग घूर्णन या फिर दैनिक गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, दैनिक गति इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के घूमने के कारण, यानी अपने ही अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होता है, इसलिए हम इसको दैनिक गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि दिन और रात कैसे होता है। आप फिलहाल इतना समझिए कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जब 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है, उसी गति को घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहा जाता है। ठीक है, अब यह भी प्रश्न कभी कभी पूछता है कि किस स्पीड से वो अपने अक्ष पर घूमती है, तो ध्यान रखिएगा 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सौर वर्ष क्या है।
तो देखिए, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन का समय लगता है, तो उसी को हम लोग सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है एक तो पहले अपने अक्ष पर घूमती है और उसके बाद जो है सूर्य का भी चक्कर लगाती है। घूमते घूमते सूर्य का भी क्या करती है, चक्कर लगाती है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। तो जब सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी पूरा कर लेती है तो उसी को हम लोग सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। और सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी जो है 365.25 दिन में लगाती है, यानी इसी को कहा जाता है 365 दिन। और ये 4 साल के बाद जो है कितना हो जाएगा, 366 दिन हो जाएगा, जिसको लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, उसी को हम लोग सौर वर्ष कहते हैं। और किस स्पीड से लगाती है, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी की बात करें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। इसको आप ध्यान रख सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। देखिए, सूर्य का सबसे नज़दीक तारा कौन सा हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा हो जाएगा, तो वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा तो सूर्य, और सूर्य के बाद कौन होगा, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। ठीक है, और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आइए हम आगे देखते हैं मंगल ग्रह को। तो देखिए, मंगल ग्रह 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। जैसा कि आप जानते हैं कि 7वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह है मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक है। देखिए, मंगल ग्रह पर जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यह लाल प्रतीत होता है, इसलिए इसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका तापमान बहुत अधिक है इस वजह से लाल दिखाई देता है, ऐसा गलती नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक है, इस वजह से ये लाल दिखता है। क्योंकि आयरन ऑक्साइड है इसलिए इसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फोबोस और डिमोस किनका उपग्रह है, तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, डिमोस जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ध्यान रखना है, ग्रह नहीं उपग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वह हो जाएगा डिमोस। ठीक है, मंगल ग्रह का भी अक्षीय झुकाव 25 डिग्री है, जो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। क्योंकि देखिए, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वह 23.5 डिग्री है और मंगल ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है वो 25 डिग्री है। तो ज़्यादा का अंतर नहीं है, लगभग सेम ही है देखा जाए तो। इसलिए जो है मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। इसलिए प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी के समान ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, तो वह मंगल ग्रह पर होता है। क्योंकि पृथ्वी का और मंगल ग्रह का दोनों का अक्षीय झुकाव में ज़्यादा का अंतर नहीं है। इसका 25 डिग्री है और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री। इस वजह से दोनों पर जो है ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, मंगल ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ध्यान रखना है इसको। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी एवं सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये दोनों जो है मंगल ग्रह पर ही है। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये पूछा जा चुका है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो ओलंपस मेसी। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया। जैसे कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ठीक उसी प्रकार जो है सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। ठीक है, और ये दोनों जो है ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत, ये दोनों किस ग्रह पर आपको मिलेंगे, तो मंगल ग्रह पर ही मिलेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला ग्रह है बृहस्पति ग्रह। तो देखिए, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि दूरी के क्रम में सूर्य से कितने नंबर पर आता है, तो 5वें नंबर पर आता है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसके उपग्रह की बात करें तो इसके 95 उपग्रह हैं और इन उपग्रहों में सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो गैनीमीड है और यह पीला रंग का है। गैनीमीड का रंग कैसा है, पीला रंग का है। ठीक है,
और 95 उपग्रहों में देखिएगा कि प्रथम 4 उपग्रह जो है उनको गैलीलियन उपग्रह कहते हैं, ठीक है। बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं और उनमें से जो प्रथम 4 नंबर तक जो उपग्रह हैं उनको हम लोग गैलीलियन उपग्रह कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज जो है गैलीलियो ने किया था। इस वजह से इन चारों को गैलीलियन उपग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह हो तो वह 2 तरह से गति करता है, एक तो अपने अक्ष पर घूमेगा और दूसरा वो सूर्य के चारों ओर घूमेगा। तो बृहस्पति ग्रह जो है यह अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूर्णन करता है। और सबसे धीमा गति पर कौन करता है? तो शुक्र ग्रह। आप पढ़ें इसके पहले कि शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर बहुत धीमा गति से घूर्णन करता है। लेकिन अगर पूछे कि अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है, तो वह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, ठीक है। यह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में यानी 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूमता है, इस वजह से यह 10 घंटा में ही अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। यह सूर्य का एक चक्कर 11.86 वर्ष में लगाता है। बृहस्पति ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? लगभग 12 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। इसके वायुमंडल सफ़ेद, पीले, लाल एवं नीले दिखते हैं। कभी कभी ये सफ़ेद, पीले, लाल या फिर नीले रंग के भी दिखाई देते हैं बृहस्पति के वायुमंडल, ठीक है। बृहस्पति के वलय को जोवियन वलय कहते हैं। अब देखिए वलय क्या होता है। देखिए किसी भी ग्रह जो है उस ग्रह के चारों तरफ जो है छोटे छोटे पिंड, प्रकाशनुमा पिंड, ये एक संरचना होता है जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं और ये प्रकाश की तरह दिखाई देते हैं। ये संरचना है, उन्हीं को हम लोग वलय कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये क्या है, वलय है, ठीक है। तो बृहस्पति का जो वलय है उसको हम लोग जोवियन वलय कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। और जोवियन वलय की खोज जो है वायेजर 1 स्पेस प्रोब ने किया था। किसने किया था? वायेजर 1 स्पेस प्रोब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला ग्रह है शनि ग्रह। देखिए यह एक चमकीला ग्रह है, इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। किस ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है? तो शनि ग्रह को कहा जाता है और यह सबसे चमकीला है सौरमंडल का, ठीक है। इसके उपग्रह की बात करें तो 146 उपग्रह हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी ग्रहों में सबसे अधिक किन ग्रहों का उपग्रह है? तो शनि ग्रह का, क्योंकि इसका जो है 146 उपग्रह है, ठीक है। इन उपग्रहों में टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। जो 146 उपग्रह है इनमें जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है टाइटन। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। इसकी खोज जो है क्रिश्चियन हाइजेन ने किया था। टाइटन की खोज किसने किया था? तो क्रिश्चियन हाइजेन ने, ठीक है। यह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिस पर पृथ्वी के समान वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि वैसा एक उपग्रह का नाम बताइए जिस पर पृथ्वी के समान वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण हो, तो उसका नाम है टाइटन। और टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, ठीक है। अन्य उपग्रह की बात करें इसका तो मीमांसा है, एनसेलेडस है, तेथिस है, फोबे है। ये अन्य उपग्रह हैं शनि के। इनको जो है ऑप्शन में दिया जाता है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। यह अपने अक्ष पर 10 घंटा 33 मिनट में एक चक्कर लगाता है। शनि जो है यह अपने अक्ष पर 10 घंटा 33 मिनट में लगभग 10.5 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेता है अपने अक्ष पर, ठीक है। तथा सूर्य का यह एक चक्कर 29.5 वर्ष में लगाता है। लगभग 29.5 वर्ष में यह सूर्य के एक चक्कर को पूरा करता है। इसके चारों ओर प्रकाश वाली वलय होती है। अभी आप जाने कि वलय क्या होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि शनि का जो है वलय है वो प्रकाश की तरह है, प्रकाशनुमा दिखाई पड़ता है और इसकी संख्या जो है 7 है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शनि के वलय की संख्या कितनी है, तो 7 है। देखिए हम जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं वो सभी के सभी जो है इम्पोर्टेंट है। उससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितना भी आपको बताया जा रहा है सभी आप आसानी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अरुण ग्रह को। तो देखिए इसकी खोज जो है 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने किया था। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने किया था 1781 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी उपग्रह की बात करें तो इसके जो है 27 उपग्रह हैं। अरुण के कितने उपग्रह हैं? 27।
यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दो ग्रह ऐसे हैं, अरुण और शुक्र ग्रह, जो सभी ग्रहों के विपरीत घूमते हैं। जितने भी ग्रह हैं वह सभी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं, लेकिन अरुण और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसलिए इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त जो है पूर्व में होता है। क्योंकि देखिए, पृथ्वी पर अगर सूर्योदय की बात करें तो वह पूर्व में होता है और सूर्यास्त की बात करें तो पश्चिम में होता है। लेकिन अरुण और शुक्र ग्रह जो है सभी ग्रहों के विपरीत घूमते हैं। इस वजह से अरुण और शुक्र ग्रह पर सूर्योदय जो है पश्चिम में होता है तथा सूर्यास्त जो है पूर्व में होता है। ठीक है। यह अपने अक्ष पर 17 घंटा 14 मिनट में एक चक्कर लगाता है। अरुण ग्रह जो है अपने अक्ष पर 17 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेता है और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 84 वर्ष लगता है। अरुण ग्रह जो है 84 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है। अरुण के भी वलय हैं जिनकी संख्या जो है 10 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरुण ग्रह के वलयों की संख्या कितनी है? 10 है। और वलय जो है ग्रह के चारों ओर प्रकाशनुमा एक संरचना होती है जो छोटे छोटे पिंडों से बनी होती है, उसी को हम लोग वलय कहते हैं। और इन 10 वलय में जो है प्रमुख है अल्फा, बीटा, गामा और इप्सिलॉन। इनको याद रखिएगा, इनसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट ग्रह वरुण ग्रह को। देखिए, इसकी खोज जो है जॉन गाले ने की थी। वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो जॉन गाले ने। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण ग्रह है, जो बहुत ठंडा है। देखिए, सूर्य से बहुत दूर है, इस वजह से क्या है? बहुत ठंडा है। अर्थात ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण ग्रह। ध्यान रखना है आपको। इसके उपग्रह की बात करें तो इसके 14 उपग्रह हैं, जिनमें प्रमुख है ट्रिटॉन और मैरिड। ये दोनों जो है प्रमुख हैं और ये दोनों वरुण के उपग्रह हैं। ठीक है। इसका घनत्व एवं द्रव्यमान अरुण ग्रह के समान है, इसलिए अरुण एवं वरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह कहते हैं। देखिए, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह दोनों एक ही पास है और दोनों का द्रव्यमान और घनत्व जो है दोनों का लगभग सेम है। इस वजह से इन दोनों को जो है जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। और यह अपने अक्ष पर एक चक्कर 15 घंटा 57 मिनट में लगाता है। लगभग 16 घंटा में एक चक्कर अपने अक्ष पर पूरा कर लेता है। और वही सूर्य की बात करें तो यह सूर्य का एक चक्कर 164.79 वर्ष में लगाता है। लगभग 165 वर्ष में यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, क्योंकि बहुत दूर स्थित है तो अधिक समय लगता है इसको एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का। इसके वायुमंडल में अमोनिया पाया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह में अमोनिया का मात्रा अधिक है या फिर अमोनिया पाया जाता है? तो वह है वरुण ग्रह। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं सौरमंडल के 9वां ग्रह प्लूटो के बारे में कि इसके ग्रह के दर्जा को समाप्त क्यों किया गया। तो देखिए, प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड ट्रॉम्बेग ने की थी। किसने किया था? तो क्लाइड ट्रॉम्बेग ने प्लूटो की खोज किया था। इसके द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने के चलते इसे ग्रह का दर्जा दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि सौरमंडल में कोई भी पिंड यदि सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग ग्रह के नाम से जानते हैं। तो प्लूटो भी सूर्य का चक्कर लगाता है, इस वजह से इसको ग्रह कहा गया था। लेकिन बाद में जाकर वैज्ञानिकों ने कहा कि यह ग्रह नहीं है। अब जानिए कि क्यों कहा था। तो देखिए, 24 अगस्त 2006 को IAU का सम्मेलन हुआ था। IAU का मतलब होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसका सम्मेलन हुआ और वैज्ञानिकों द्वारा प्लूटो के ग्रह के दर्जा को समाप्त कर दिया गया और इसका एक नया नाम रखा गया 134-340। ठीक है। यही 2006 के बाद इसका नया नाम रखा गया था 134-340। ये प्लूटो का नया नाम था और इन्होंने कहा कि यह ग्रह नहीं है। क्यों कहा था? समझिए। क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया कि सौरमंडल में उस पिंड को ग्रह कहा जाता है जो सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ विशाल हो। विशाल का मतलब बहुत बड़ा हो और गोलाकार हो तथा वह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को न काटे। ठीक है। तो उसको हम लोग ग्रह कहेंगे। IAU का सम्मेलन हुआ था 2006 में, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे विभिन्न देशों के और उन्होंने
एक अलग सा परिभाषा दिया ग्रहों की और कहा कि हम उस पिंड को सौरमंडल में ग्रह कहेंगे जो सूर्य की परिक्रमा तो करता हो और उसके साथ विशाल हो और गोलाकार हो, मतलब बहुत बड़ा हो और गोलाकार हो, तथा वो जब चक्कर लगा रहा हो तो वह किसी दूसरे पिंड की कक्षा को न काटता हो, मतलब किसी दूसरे की कक्षा में प्रवेश न करे, वह अपने ही कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाए, तो उसी को हम लोग ग्रह के नाम से जानेंगे या फिर उसी को हम लोग ग्रह की दर्जा देंगे। ठीक है, लेकिन प्लूटो में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि यह जो है केवल और केवल सूर्य का केवल चक्कर लगाता था, बस यही एक गुण था, बाकी कोई भी प्लूटो के पास गुण नहीं था। जैसे आकार में ये चंद्रमा से छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, विशाल नहीं था, और ये चंद्रमा से सोचिए कि छोटा था, यानी पृथ्वी ग्रह है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और उस उपग्रह से भी छोटा था प्लूटो। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि ये तो आकार में बड़ा नहीं है, विशाल नहीं है, चंद्रमा से छोटा है। उसके बाद यह इसकी कक्षा जो है वृत्ताकार नहीं थी, वृत्ताकार मतलब गोलाकार नहीं थी, चौपटी थी, इस वजह से ये दूसरे कक्षा में प्रवेश कर जा रहा था किसी दूसरे पिंड के, इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि यह ग्रह नहीं है। और तीसरा कारण यह था कि अरुण ग्रह की कक्षा को यह काटता था, ये अरुण ग्रह की कक्षा को क्या करता था, काट देता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा में क्या कहा था कि किसी दूसरे पिंड की कक्षा को न काटता हो कोई पिंड, तो उसी को हम लोग ग्रह कहेंगे। तो प्लूटो के पास केवल एक ही था कि सूर्य का चक्कर लगाता था, बाकी और कुछ भी इसके पास नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने पूरे सामूहिक रूप से कहा 2006 में IAU के सम्मेलन में कि प्लूटो जो है ग्रह नहीं है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि उपग्रह क्या होता है, यानी सैटेलाइट्स। जैसा कि आप जानते भी हैं कि वैसा पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाता हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। यह जो है सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। उपग्रह, कोई भी उपग्रह हो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए, यह एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है जहां पर वायुमंडल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल उपस्थित नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में लगाता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो वह 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का समय लेता है एक चक्कर को पूरा करने में। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है वो 3,84,000 किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना है, तो 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, चंद्रमा पर काले धाबे वाले क्षेत्र को शांति सागर कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर अंधेरा टाइप का है, धाबा टाइप का है, उसको हम लोग शांति सागर के नाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है आपको। चंद्रमा की सतह एवं उसके आंतरिक भाग की स्थिति का अध्ययन सेनोलॉजी कहलाता है। सेलेनोलॉजी जो है वो चंद्रमा की सतह एवं उसके आंतरिक भाग की स्थिति का अध्ययन को कहते हैं। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत जो है लिब्नटीज पर्वत है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, लिब्नटीज पर्वत। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम मानव युक्त चंद्रयान अपोलो 11 है। ठीक है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एडविन बज एल्ड्रिन थे। जैसे कि देखिए कि चंद्रमा पर जो प्रथम मानव युक्त चंद्रयान भेजा गया था उसका नाम था अपोलो 11, और उसमें जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और एडविन बज एल्ड्रिन थे। इसीलिए पूछा जाता है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब आइए हम चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, चंद्रमा की स्थिति को जानने के लिए, वहाँ की मिट्टी के बारे में जानने के लिए बहुत सारे चंद्रयान को भेजा गया था हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा या फिर किसी भी देश के वैज्ञानिकों द्वारा। उसमें से है हमारे देश के द्वारा भेजा गया था चंद्रयान 1। बहुत सारे चंद्रयान भेजा गया था, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं चंद्रयान 1 को भेजा गया था और ये सफल भी रहा था। ठीक है, इसको जो है लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया, तो 22 अक्टूबर 2008 में। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। आप जानते हैं कि यह श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश में है, तो वहीं से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में।
तो ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान को ही PSLV-C11 कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि चंद्रयान-1 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PSLV-C11 या फिर C11 के द्वारा। ठीक है, यह एक ऑर्बिटर मिशन था, यानी चंद्रमा का चक्कर लगाना था इसको। चंद्रयान-1 का मिशन क्या था कि ये चंद्रमा का केवल क्या करेगा, चक्कर लगाना था। और इसका लक्ष्य क्या था कि चंद्रमा पर जल की उपलब्धि की जांच करना, कि चंद्रमा पर जल है कि नहीं है। तो ये सफलतापूर्वक जांच कर लिया था और चंद्रमा पर पानी उपस्थित है, ये चंद्रयान-1 के द्वारा था। ठीक है, और ये सफल भी रहा था। अब आइए हम समझते हैं चंद्रयान-2 के बारे में। इसको चंद्रमा पर दूसरी बार भेजा गया था इसरो के द्वारा। देखिए, चंद्रयान-2 को लॉन्च कब किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्च टाइम आपको ध्यान रखना है, 22 जुलाई 2019 को। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, और किस रॉकेट द्वारा, तो GSLV मार्क 111M1 से चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रॉकेट जो है पूछता है एग्जाम में कि चंद्रयान-2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो GSLV मार्क 111M1 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका मिशन क्या था, तो ऑर्बिटर प्लस लैंडर प्लस रोवर। लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। तो ये इसका मिशन था। देखिए, इसका मिशन था कि चक्कर लगाना है, उसके बाद चंद्रमा पर उतरना है और उतरकर चलना है। इसलिए 3 चीज़ों को लगाया गया था। ऑर्बिटर जो है ये चंद्रमा का चक्कर लगाता, और लैंडर चंद्रमा पर उतरता, और रोवर जो है उतर कर उस पर चलता। ठीक है, तो ये इसका मिशन था चंद्रयान-2 का। यह 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान-2 जो है चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, 7 सितंबर 2019 को। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड भी कर गया। लेकिन लैंड करने के बाद और अपने गंतव्य स्थान के 2 किलोमीटर पहले इसरो का इससे संपर्क टूट गया। देखिए, चंद्रयान-2 का था कि वो चक्कर लगाएगा, उसके बाद वहाँ पर लैंड करेगा और उसके बाद वहाँ पर चल के सब मिट्टी के बारे में जांच करेगा। लेकिन यह चक्कर लगाया, आसानी से उतर भी गया, लेकिन अपने स्थान पर पहुँचने से 2 किलोमीटर पहले ही इसरो का इससे संपर्क टूट गया और यह जो है सफल नहीं हो सका। तो चंद्रयान-2 जो है पूरा सफल नहीं हुआ था, आधा सफल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह चंद्रमा के जिस स्थान से टकराया था उसे तिरंगा पॉइंट कहा गया। देखिए, जैसे ही चंद्रमा पर चंद्रयान-2 उतरा था, उस स्थान को यानी जिस स्थान से टकराया था उसको हम लोग तिरंगा पॉइंट के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम पढ़ते हैं चंद्रयान-3 के बारे में। देखिए, इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, चंद्रयान-3 को कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से, तो वहीं से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, और किस रॉकेट द्वारा, तो LVM-3M4 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान-3 को LVM-3M4 से जो है लॉन्च किया गया था, इसी रॉकेट के द्वारा। और इसका मिशन था लैंडर प्लस रोवर, यानी उस पर लैंड करना था चंद्रमा पर और उसके बाद उस पर चलना था। ये चंद्रयान-3 का मिशन था। देखिए, यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंड कर गया। चंद्रयान-3 जो है ये 23 अगस्त को और 2023 में सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया। इसी के साथ भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो वह अपना देश भारत है। और चांद पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश बन गया भारत। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अंतरिक्ष यान भेजने वाला दक्षिणी ध्रुव पर विश्व का पहला देश कौन है चंद्रमा पर, तो वह अपना देश भारत है। और विश्व का चौथा देश कौन है जो चंद्रमा पर पहुंचा है, तो वह भी भारत है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा। देखिए, चंद्रयान-3 जिस सतह पर उतरा उसको शिव शक्ति स्थल कहा गया। ये मोदी जी के द्वारा नाम दिया गया था कि चंद्रयान-3 जो है चंद्रमा के जिस सतह पर उतरा था उसको कहा गया था शिव शक्ति स्थल। ठीक है, और 23 अगस्त को यानी जब चंद्रमा सफलतापूर्वक लैंड किया था चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 में, तो उसी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। यह भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो
तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। अब आइए हम समझते हैं लघु ग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, यानी एस्टेरॉइड्स। देखिए, वैसे छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उसको जो है लघु ग्रह कहते हैं। देखिए, बड़े बड़े जब पिंड सूर्य की चक्कर लगाते हैं तो उनको हम ग्रह कहते हैं, क्योंकि आकार में वो बड़े होते हैं, विशाल होते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उनको हम लोग लघु ग्रह यानी एस्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह की पेटी कहते हैं। आप वीडियो में शुरू में ही पढ़े हैं कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच आप देखे थे कि बहुत छोटे छोटे पिंड होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या फिर उसी को जो है क्षुद्र ग्रह की पेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इनका निर्माण जो है बड़े ग्रहों के टूटने फूटने से होता है, तभी तो ये छोटे होते हैं, और ये कभी कभी पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं, जिससे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ये जो है कभी कभी पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, जिससे गड्ढा हो जाता है और उसमें पानी लगने लगता है, या फिर नीचे से वो सरक जाता है, नीचे से पानी आने लगता है, जो झील का रूप ले लेता है। जैसे में लोनार झील, आप मेरे झील वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें लोनार झील के बारे में आप पढ़े होंगे। लोनार झील जो है ये क्षुद्र ग्रह से बना हुआ एक झील है। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि पूछल तारे या फिर धूमकेतु क्या होते हैं, जिनको अंग्रेजी में कोमेट्स कहा जाता है। देखिए, ये चट्टान, धूल एवं बर्फीली गैसों के पिंड से बने होते हैं, और ये पिंड होते हैं जो चट्टान, धूल और बर्फीली गैसों से बने होते हैं। ठीक है। जो रात में दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे थोड़े समय के लिए रात में एकदम दिखाई पड़ता है उजला टाइप का और चमकता हुआ, तो उसी को हम लोग पूछल तारे या फिर धूमकेतु के नाम से जानते हैं। यह सूर्य का परिभ्रमण करते हैं, यानी सूर्य के ये चक्कर लगाते हैं, तथा इनकी लंबी पूंछ होती है, इसलिए इनको पूछल तारा कहा जाता है। आप देखे होंगे कभी कभी एक बाइक आपको दिखाई पड़ता है चमकता हुआ, और उसमें से जो उसके पीछे जो है पूंछ की तरह बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको हम पूछल तारा के नाम से जानते हैं। यह सूर्य की तीव्र ऊष्मा के कारण समाप्त हो जाते हैं या फिर विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। देखिए, पूछल तारे की जो है बहुत सारी संरचनाएं होती है, वो अनेक भागों में बटे होते हैं, जैसे में नाभि, कोमा और पूंछ। देखिए, नाभि जो है ये पूछल तारा का केंद्र होता है, जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि पूछल तारा का जो नाभि है ये पत्थर और बर्फ का बना होता है, और ये इसका केंद्र होता है पूछल तारा का नाभि। ठीक है। कोमा की बात करें तो पूछल तारा के चारों ओर गैस के बादल जो होते हैं उन्हीं को हम लोग कोमा के नाम से जानते हैं। और नाभि से निकलने वाली गैस पूंछ के समान होती है। जैसे ही वो निकलते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तो उनके नाभि से जो है कुछ गैस निकलती है जो पूंछ की तरह दिखाई देती है। ठीक है। इसलिए उसको हम लोग पूछल तारा के नाम से जानते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि पूछल तारे जो है रात में दिखाई पड़ते हैं और सूर्य का परिभ्रमण करते हैं, उन्हीं को धूमकेतु या फिर कोमेट्स कहते हैं। अन्य पूछल तारे की बात करें तो हैली एक पूछल तारा है जो 76 वर्ष पर दिखाई पड़ता है। यह जो है 1986 में दिखाई दिया था, और अब जो है 2062 में ये दिखाई देगा, हैली पूछल तारा। ठीक है, जो 76 वर्ष पर दिखाई पड़ता है। उसके बाद हेल बॉफ है, सुमेकर है, ये भी जो है पूछल तारे का ही नाम है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, उल्का पिंड यानी मेटेरॉइड्स के बारे में। देखिए, यह अत्यंत सूक्ष्म आकाशीय पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। देखिए, बहुत ही छोटा आकाशीय पिंड को जो है उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। इन्हें टूटता हुआ तारा कहा जाता है, क्योंकि जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं। देखिए, वायुमंडल यानी हवा के जो है घर्षण से ये चमकने लगते हैं। बहुत ही छोटे छोटे पिंड होते हैं, उन्हीं को हम लोग उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है, यानी मेस्टेरॉइड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। और ये अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, और वायुमंडलीय घर्षण से तो ये जब पृथ्वी पर आते हैं तो ये चमकते हैं वायुमंडलीय घर्षण के कारण, इसलिए इसको जो है टूटता हुआ तारा के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी पर आते आते ठंडा हो जाते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ठंडा हो जाते हैं। अब तक का सबसे बड़ा उल्का पिंड होवा बेस्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा उल्का पिंड का नाम क्या है, होवा बेस्ट। इसको जो है नामीबिया में मिला था। उल्का पिंड कहाँ मिला था सबसे बड़ा, नामीबिया में मिला था, जिसका नाम था होवा बेस्ट। ठीक है।